तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। जैसा कि आपने पहले भी हमारे लिंक पे देखा होगा कि आज का जो क्लास है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका छोटा छोटा जो कंसेप्ट है, जो छोटा छोटा चीज़ें हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ें। और ये जो छोटी चीज़ें हैं, छोटी बातें हैं जिसको हम लोग कहते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, वही कभी कभी बड़ी काम करती है। और छोटी चीज़ बोलने का मतलब ये है कि हमने कुछ चीज़ों को क्लास 10 और क्लास 11, क्लास 12 इनमें हमने पढ़ लिया है। मतलब उसका जो पहला पार्ट है, किसी भी चीज़ का अगर 2 पार्ट होता है तो उसका पहला पार्ट हमने क्लास 10 से 12 के बीच में पढ़ लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसी का थोड़ा इन लार्ज फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भारी भरकम नाम है। स्ट्रेंथ मतलब क्या? ताकत। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो किस चीज का ताकत? क्या चीज का? मटेरियल का। स्ट्रेंथ के साथ क्या आ रहा है? मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ किसका? मटेरियल का स्ट्रेंथ, ठीक। तो यहाँ हम लोग बस यही मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं। हमारा काम है कि किसी भी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज रखना, ठीक है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग मटेरियल। अब ये क्लास जो है जनरली किसके लिए? सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए। तो सिविल के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सिविल जो है कंस्ट्रक्शन करती है। और कंस्ट्रक्शन किस क्षेत्र में होती है? कंक्रीट से भी होता है, सीमेंट से भी होता है, फिर हमारा क्या है, स्टील कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो स्टील, ये सब में सारा चीज़ जो मटेरियल है इसका स्ट्रेंथ जानना है, ठीक है। सपोज कोई एग्रीगेट है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, कितना टिकेगा नहीं टिकेगा। मान लीजिए हम लोग ये स्ट्रेंथ चेक किए बिना कोई भी रोड बना देते हैं, ढाल दिए रोड, 2 दिन में टूट गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसका स्ट्रेंथ चेक नहीं किया, उसके बारे में हमने जाना नहीं। कोई एक ट्रस ब्रिज बना देते हैं लोहे से, कल को वो ढह जाता है, तो कैसे ढहा, क्यों ढहा, इसका कोई जवाब होगा अगर हम उस मटेरियल का स्ट्रेंथ पता नहीं करेंगे। तो बस इसी चीज के लिए हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो चलिए छोटी छोटी चीजों के साथ हम शुरू करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक कहावत है, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग। तो हम लोग सोम का नथिंग से स्टार्ट करेंगे, समथिंग जाएंगे और फिर उसका एवरीथिंग तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट रहा तो एवरीथिंग तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ सोम को स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स ऑफ सोम। बार बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलने से अच्छा है सोम बोल देते हैं, ठीक है। तो सोम तो आप लोग जानते ही होंगे। क्या जानते होंगे? हमने पढ़ा फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा, साथ में क्या पढ़ा? टेंसर पढ़ा, ठीक है। ये 3 चीज हमने पढ़ा था। तो स्केलर मतलब क्या होता है? स्केलर मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पीड है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप स्पीड को, ठीक है। और दूसरा है वेक्टर। वेक्टर क्या है? इसमें तो भाई दोनों रहते हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर थोड़ा सा भी आपने क्लास 10 में ध्यान दिया होगा तो इन सब चीज़ों का आपको डेफिनेशन याद होगा। और ये जस्ट मैं रिकॉल कराने के लिए ये छोटा सा इसको बताया, ठीक है। अब फिर टेंसर क्या है? ये क्या है? कभी कभी समटाइम्स behaves as scalar and sometimes
समटाइम्स बिहेव्स एज वेक्टर, ये होता है टेंसर। इतना तक पता चल गया, ठीक है। अगर कुछ नोट डाउन करना है, कुछ रिकॉल करना है आप सभी को, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसे जस्ट कट कॉपी कर देते हैं, तुरंत हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। अभी तक हमने देख लिया, क्या देखा, वेक्टर देखा, स्केलर देखा, स्केलर के साथ टेंसर देखा। अब हम लोग चलते हैं मोमेंट पे। मोमेंट क्या होता है ये जान लेते हैं। मोमेंट हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट का जस्ट एक फॉर्मूला है, क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही है। इसको शॉर्ट में F इंटू डी लिख सकते हैं। इसको समझेंगे थोड़ा इस तरह से कि सपोज किसी बीम पे, सपोज कोई बीम है, ये एक बीम है, ठीक है, ए और बी। सिविल थोड़ा ध्यान देंगे, बीम और कॉलम ही आपका सिविल इंजीनियरिंग का जान है। क्या है? जान है। बीम और कॉलम पे आपको बहुत सारा माथा खपाना है, तो आप अभी से ही इस पे ध्यान देना शुरू करें। सपोज कि ए एंड बी एक कोई बीम है, इस बीम पे एक लोड आ रहा है, एफ है, सपोज कर लीजिए एफ है, फोर्स ही है, लोड है, फोर्स है जो है, और ये कितना डिस्टेंस पे है, इस ए से कितना डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस मान लीजिए, या मान लीजिए कि आपका इस बीम का लेंथ है एक्स, डी है, ठीक है। और हमें बोला जाए कि इस बीम पे पड़ रहा है फोर्स के कारण जो मोमेंट जनरेट हो रहा है, वो मोमेंट कितना है, ठीक है, कितना मोमेंट है ये पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी। तो ये क्या है? मोमेंट है, ठीक है। अब तो ये केस रहा कि अगर ये यूनिट लोड है और ये परपेंडिकुलर लोड है, तब सपोज ये लोड जो ऐसे अभी परपेंडिकुलरली पड़ रहा है, यही लोड अगर ऐसे परपेंडिकुलर ना हो करके ये किसी एंगल में पड़े, सपोज ऐसे, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट तो करना होगा, करना तो है। अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि परपेंडिकुलर ही लोड पड़े, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा। कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, ठीक है। और रिजॉल्व होने के बाद फिर ये आपको सॉल्व हो जाएगा। मोमेंट निकालना है तो मोमेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मोमेंट ये देखते हैं। अब मोमेंट कहाँ निकालना है? मोमेंट, जैसे मोमेंट का फॉर्मूला है ये एफ साइन थीटा इंटू डी। यहां हमने देखा था ये परपेंडिकुलर में पड़ रहा है इसलिए इसको लिया। अब यहाँ परपेंडिकुलर में कौन है? एफ साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? यही बीम को हमने इधर फिर से लिया था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस डी है, तो हमने एफ साइन थीटा इंटू डी लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक जब क्लियर है तो एक चीज और बताते हैं कि मोमेंट, जब भी मोमेंट कैलकुलेट होता है तो किसी पॉइंट के अलोंग होता है। तो यहाँ जो हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे वो मोमेंट पॉइंट ए के अलोंग कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी ए लिख सकते हैं। ए लिख नहीं सकते, ए लिखना है। क्यों? क्योंकि फोर्स अगर यहाँ बी पर लग रहा है तो हम बी के अलोंग मोमेंट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि बी के अलोंग यहाँ जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि इस पॉइंट बी पे देखा जाए, अगर बी पॉइंट पे देखा जाए, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, तो ये बी है, ठीक है। अब मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू डी
F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस कुछ है, इस पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस है बचा हुआ? नहीं ना। क्यों क्यों नहीं बचा हुआ? क्योंकि हमें बी पर ही लेना है, बी पर ही कैलकुलेट करना है मोमेंट को, तो बी पर तो कोई डिस्टेंस नहीं बच रहा है, तो इसमें ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्या है हमारा कपल। वो कपल नहीं, ये कपल है टर्निंग इफेक्ट वाला कपल। तो देखते हैं ये कपल कौन सा कपल है। कपल टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट कपल। आजकल के तो लोग बहुत होशियार होते हैं, कपल बोलते हैं कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कपल का मतलब कुछ और होता है। और वो क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल, जैसे ये जो है, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब इसको करने से इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ हम लोगों को जानना है। ठीक है, ये तो रोटेट हो जा रहा है, या फिर यूं कहें अगर रोटेट नहीं होता तो ट्विस्ट हो जाता, होता ना। यही चीज़ को पढ़ेंगे कपल के थ्रू। ठीक है, तो देखिए कपल होने के लिए क्या कंडीशन है ये भी देखेंगे, कपल किसको कहते हैं ये देखेंगे। ठीक है, आइए सपोज ये कोई बीम है। ठीक है, सपोज ये कोई बीम है, इस बीम का नेमिंग कर दीजिए ए और बी। ठीक है, ए और बी, और इस बीम पे एक फोर्स F1 यहाँ लग रहा है और एक फोर्स F1 इधर लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे क्या, अरे दोनों साइड तो इक्वल फोर्स लग रहा है। हाँ, इक्वल फोर्स लग रहा है, और क्या, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या है? d है। तो अब कपल क्या हो गया? कपल का कंडीशन है कि इक्वल एंड अपोजिट में इक्वल, मतलब दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगना चाहिए। ठीक है, तो इसे ही कपल कहते हैं, तभी टर्निंग इफेक्ट आता है। ठीक, अब ये फोर्स लगने से होगा क्या, यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा बीच में। आप लोग जैसे सपोज इसी को ऐसे मोड़िएगा, यही चीज़, या आप पेपर लेकर के, या फिर ये देखिए ये हैंकी है, इसको अगर मोड़ रहे हैं तो टर्निंग इफेक्ट हमारा क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है, टर्न कर रहा है। यही चीज़ हमने यहाँ दिखाने का कोशिश किया। अब इसका जैसे कि कपल का जो कंडीशन है उसमें क्या है कि जो फोर्स है वो दोनों अपोजिट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तभी ये टर्निंग इफेक्ट देगा। तो इसमें क्या होता है, जो कपल होता है वो दो तरह का होता है, एंटी क्लॉकवाइज और एंड क्लॉकवाइज। और यहां जो लग रहा है वो क्या है, कैसा है? सपोज ऐसा है। ठीक है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। और ये कौन सा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ का जो कपल है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये कंडीशन चेंज कर दिया जाए, कंडीशन चेंज कर दिया जाए और ऐसा कर दिया जाए कुछ, अब आपको ठीक है, तो क्या होगा? तो अब ये होगा, अब देखिए अब यहाँ क्या है, ऐसे है। अब ऐसे में फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है फोर्स, और इधर से डाउन की तरफ, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्या है? ठीक है, ये यहाँ तक कपल हम लोग समझ गए कि कपल क्या है। ठीक है, कपल के बाद अब हम लोग इसका कंडीशन देख लेते हैं, व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ कपल। ठीक है, तो कपल होने के लिए कंडीशंस, दो फोर्सेस होने चाहिए,
2 forces required इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो फोर्स F1 है और ये F1, मतलब समझ ही गए कि ये फोर्स और ये फोर्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये 6 किलो न्यूटन का हो रहा है तो ये भी 6 किलो न्यूटन का होना है, ठीक है। तीसरा है पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों फोर्स आपस में पैरेलल होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कभी भी ये फोर्स F1 इधर का ऐसे हो तो ये कभी भी कपल नहीं जनरेट कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, एक लिख देते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब ये चीज, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग इसका कुछ बेसिक्स जो था हमने पहले पढ़ा था फिजिक्स में, उसको हमने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग आते हैं कि ये सोम है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है। अभी तक तो हम लोग ये सुने सिर्फ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? एनालिसिस करने के लिए। क्या एनालिसिस? फोर्स का एनालिसिस। किस पे? किसी भी मटेरियल पे फोर्स का एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। हमने पहले फिजिक्स में जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? फोर्स के कारण हो रहे डिस्प्लेसमेंट को। हमने पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था? फोर्स के कारण। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ये बोल रहे थे कि हमने जो फिजिक्स में पढ़ा था वो फिजिक्स में ये पढ़ा था कि फोर्स के कारण जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी पे, उसके बारे में हमने क्लास 10 में पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि उसके कारण जो इंटरनल चेंजेस आ रहा है उसके बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है। इंटरनल चेंजेस मतलब क्या? उसके स्ट्रेंथ पे क्या चेंज आ रहा है, उसके स्टिफनेस में क्या चेंज आ रहा है, उसके कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ये 3 चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? सोम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब धीरे धीरे सोम के गहराई में अंदर तक जाना है। अब सबसे पहले ये बता दें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसी को हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। और इसी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहें या समझना चाहें तो आपको ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिजिक्स का एक एडवांस फॉर्म है। किसका? फिजिक्स का। किसका? क्लासिकल फिजिक्स का एडवांस फॉर्म है। क्लासिकल फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज कोई बॉडी है, इस पे अगर फोर्स लगाते हैं F, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? D को X मान लीजिए, X डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि इस फोर्स के कारण इसका इंटरनल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। इंटरनल इफेक्ट क्या होगा? कभी कभी आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि आप कहीं से गिर गए या आपको कोई मार दिया तो आप तो उसको रेसिस्ट कर लिए कि हाँ ज़्यादा जोर से नहीं मारा, लेकिन कभी कभी वही मार जो पड़ता है, वही मार का कुछ पेन 2-3 दिनों तक रह जाता है। वो क्या हुआ? इंटरनल हुआ। वो उस टाइम नहीं पता चलता है जब आप पे फोर्स पड़ा या कोई आपको हिट किया, वो बाद में भी पता चलता है जब उसका इंटरनली पेन आपको होता है तो वो आपको पता चलता है। लेकिन सोचिए अगर कोई नॉन लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग थिंग यानी मतलब कोई मटेरियल पे, कोई बॉडी पे कोई फोर्स आप लगा दिए, उसके कारण, उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो मूवमेंट हुआ, वो तो आप ऑब्जर्व कर लिए, लेकिन जो उसका इंटरनल चेंज हुआ वो आप तो ऑब्जर्व नहीं कर पाए। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। कैसे होता है? अब बोलेंगे कैसे हुआ, ठीक है। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा
कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक सपोज एक ब्रिक ले लीजिए, आप लोग सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रिक ले लीजिए, ठीक है। ब्रिक को एक बार हैमरिंग कर दीजिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में उसका यूज कीजिए, क्या वो वही स्ट्रेंथ देगा जो पहले मतलब बिना हैमरिंग के दे रहा था? नहीं ना, स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगा। तो क्यों आया? इंटरनल इफेक्ट आया उस पर, इंटरनल उसका स्ट्रेंथ का बॉन्डिंग टूट गया होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने तो ऑब्जर्व नहीं ना किया, ये ऑब्जर्व कहाँ से होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने से होगा कि अगर 6 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का या सपोज F किलो न्यूटन का कोई फोर्स हमने किसी ब्रिक पे लगा दिया तो उसके कारण उसके स्ट्रेंथ में कितना चेंज होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये चीज सपोज ये है, सपोज ये पेन के जगह कोई एक इलास्टिक मटेरियल होता है या कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग खींच सकते थे, ठीक है, खींच देते, इलोंगेट हो जाता, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता ना। अभी सपोज इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, इसमें फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, तो ये हो सकता है 10 सेंटीमीटर का हो जाए। अगर कंप्रेस करेंगे, मतलब अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा, लेकिन कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इसका मे बी इसका साइज घट जाएगा, ठीक है। तो चेंजेस आया, ये तो हमने ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन इसके स्ट्रेंथ में क्या दिक्कत हुआ वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाया। इसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो डील्स विथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स करता है 3S में। सोम डील्स विथ 3S, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है रेसिस्टेंस अगेंस्ट फेल्योर। स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस भी है रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तीसरा है स्टेबिलिटी, मटेरियल should be in equilibrium, ठीक है। ये 3 चीज। अब ये रेसिस्टेंस अगेंस्ट फेल्योर, ये क्या है? ये वो है कि अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अभी उतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि ये टूट जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तोड़ देना है, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाने के लिए इसे उठा लिया है। ये एक पेन स्टैंड है जो कि बैम्बू स्टिक से बना हुआ है। सपोज इस पे हम कोई फोर्स लगाएं और वो फोर्स के कारण ये टूट जाएगा, हमें मालूम है कि टूट जाएगा, लेकिन फोर्स लगाने और टूटने के बीच का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में ये ऑब्जेक्ट फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो फोर्स अपनी ओर से लगाएगा, फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो अपनी ओर से फोर्स लगाएगा उसे ही कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज कोई आपको प्रेस कर रहा है या कोई आपको मार रहा है, मार खा रहे हैं आप, खा रहे हैं, कोई तो मार रहा होगा, सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए, तो जब तक आपका हाथ पांव टूट ना जाए तब तक जो आप उस पर लड़े, उसको रेसिस्ट किए, वो क्या है? स्ट्रेंथ है। क्यों? स्ट्रेंथ आपका ताकत उतना ही था, आप बचा नहीं पाए खुद को, हाथ तो टूट गया ना। तो जब तक आपका हाथ टूटा नहीं तब तक जो आप फाइट मारे वो क्या था? आपका स्ट्रेंथ था। उसी स्ट्रेंथ तक आप झेल सकते थे, किसी भी चीज को रेसिस्ट कर सकते थे। तो ठीक उसी तरह इस ऑब्जेक्ट को टूटने से पहले तक ये जितना रेसिस्टेंस फोर्स लगा सका अपने एक्सटर्नल फोर्स को रोकने के लिए, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। अब फिर से एक और एग्जांपल क्लियर करने के लिए, सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है।
जब लोड लगा तो फिर धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आया, और क्रैक्स आने के बाद ये फिर ऐसे कुछ करके टूट गया। सपोज कर लीजिए ऐसे टूट गया, ठीक है। तो ये जो टूटा तो कुछ देर तक तो ये झेला ना, इस 20 किलो न्यूटन को लोड को, ये बॉडी तो कुछ देर तक के लिए झेला। तो जब तक झेला तब तक ये तो अपनी ओर से भी फोर्स लगा रहा था, समहाउ 18 किलो न्यूटन का लगा रहा होगा या 16 किलो न्यूटन का लगा रहा होगा, क्योंकि अगर ये 20 किलो न्यूटन का लोड लगा लेता अपनी तरफ से तो ये कभी नहीं टूटता। और टूटा क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ की कमी थी, इसलिए ये फेल हो गया। तो इसीलिए कहते हैं रेसिस्टेंस अगेंस्ट फेल्योर, फेल्योर होने से पहले तक का जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो रेसिस्टेंस पावर है इस बॉडी का, उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टिफनेस क्या है? हमेशा से आप देखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ तक कि इंसान, जानवर, सब अपना ही फॉर्म में, अपना ही स्टेट में रहना चाहता है। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ही ठीक ठाक समझता है अपने आप को, कोई अमीर है तो अमीर ही, वो गरीब नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट भी, मतलब मटेरियल भी जो है, अपना ओरिजिनल शेप साइज में रहना चाहता है। किसी के पास अगर 6 पैक है तो वो चाहता है कि वो 6 पैक मेंटेन करके रखे, फैमिली पैक ना बन जाए। तो ठीक उसी तरह से सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स के कारण हो सकता है डिफॉर्म करके ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इसी में जो रेसिस्ट करता है अपने शेप को बचाए रखने के लिए, उसी रेसिस्टेंस पावर को कहते हैं स्टिफनेस, ठीक है। और ये तो स्टेबिलिटी कंडीशन तो जानते हैं, 0 में रहना, शून्य में रहना, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में रहना, ठीक है। ना ही हम बुराई का साथ देंगे ना ही अच्छाई का साथ देंगे, क्या करेंगे? मौन रहेंगे, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन। तो हर मटेरियल का एक स्टेबिलिटी कंडीशन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सोम का अजम्पशंस देख लेते हैं, ठीक है। अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन के बाद का आज का वीडियो इतना ही दूर तक रहेगा, अजम्पशन तक पढ़ेंगे। अजम्पशन के बाद दूसरे वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग लोड पढ़ेंगे, सपोर्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ फिर कितने टाइम और भी लोड्स का जो डायग्राम बनता है, शियर फोर्स का, ये सब पढ़ेंगे। टॉपिक हम लोग इंटर जो करेंगे सेकेंड वीडियो में, वो है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखिए। अजम्पशन ऑफ सोम। अजम्पशन सोम में जो मान्यता है वो क्या क्या है, क्या क्या अज्यूम किया हुआ है? तो पहला है मटेरियल शुड बी आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। और दूसरा क्या है? मटेरियल शुड बी इलास्टिक। यही सब कुछ है जो हमें जानना है। assumptions of सोम, ठीक है। पहला क्या है? अ मटेरियल शुड बी इलास्टिक। अ मटेरियल इज इलास्टिक, ठीक है। दूसरा है क्या है? अ मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। चौथा है सेंट फेनेंट प्रिंसिपल इज वैलिड, ठीक है। इतना चीज, ये 4 हमारा एजम्पशन है सोम का, ठीक है। सोम का ये 4 एजम्पशन है। तो
आज इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ और बता देना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में। मतलब हिस्ट्री क्या बोले, बस कुछ साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट जिन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जो हम लोग हुक्स लॉ, यंग्स लॉ, पॉइजन्स रेशियो, ये सब जो भी पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनका बस नाम जान लेते हैं, यही काफ़ी हमारे लिए, हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या नाम है? लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची, ठीक है। ये पहले साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद इनका जन्म हुआ था 1458 में और इनका डेथ 1508 में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है गैलीलियो, फिर है हुक, फिर है स्टोक्स, यंग्स। ये सभी फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। और इन्हें ही मतलब फादर ऑफ सोम कहा जाता है। अब आज के क्लास में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैं लिख देता हूँ। उसमें हम लोग लोड्स के बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोर्ट्स के बाद हम लोग फिर एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट किसका? इस सपोर्ट का, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्टिफनेस का, ठीक है। ये चार्ट के थ्रू फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? ड्राइंग देखेंगे। किसका ड्राइंग देखेंगे? लोड्स का। यूनिफॉर्मली वेरिंग, अगर डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, इसका जो ड्राइंग होगा वो। फिर लोड कैसे कैलकुलेट करना है, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब पढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे सोम में चले जाएंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आज का क्लास इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप फॉलो करें चॉइस योर टीचर, रजिस्ट्रेशन करा लें अपने लिए। क्लास आगे तक देखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए चॉइस योर टीचर्स में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।